तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लॉ ऑफ मोशन में सेकेंड लेक्चर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रिक्शन जो है उसमें फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन, आपका फ्रिक्शन में स्टैटिक एंड काइनेटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो इसको देखते हैं कि सबसे पहले नॉर्मली हम लोग कुछ फ्रिक्शन के एग्जांपल ले लेते हैं। आपने ये अपना हाथ लिया, हैंड लिया और मान लीजिए रोड में रब कर दिया, तो क्या होगा? इससे ब्लड निकलने लगेगा। तो मैंने मोशन अगर इस डायरेक्शन में कराया, मोशन इस डायरेक्शन में कराया रोड पर, तो अपोजिट डायरेक्शन में कुछ ना कुछ फोर्स आपका लग रहा है, तभी यहाँ पर आपका ब्लड आ जाएगा। तो आपको समझ में आया कि जो मोशन हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट जो है एक फोर्स लग रहा है, उसको हम लोग फ्रिक्शन बोलेंगे। तो ये मान लीजिए आपका कोई बॉडी है और इसमें मैंने अगर यहाँ पर इसको इस डायरेक्शन में मूव करा दिया, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर ये आपका अप्लाइड फोर्स हो गया, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन आ जाएगा। तो आप समझिए बात को कि आपने किसी बॉडी में फोर्स अप्लाइड किया, या आपका अप्लाइड फोर्स हो गया, तो यहाँ पर आपको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन जनरेट होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा। करेक्ट है? तो अब बात आती है कि हम लोगों ने मान लीजिए ये 100 kg का 100 kg वेट का मास है और इसमें हम लोगों ने जो है फोर्स अप्लाइड किया, फोर्स लगाना अप्लाइड किया, फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर ये फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। करेक्ट है? इधर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स लगाने में क्या होगा? क्या बॉडी जो है मूव कर जाएगी? फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो क्या बॉडी तुरंत मूव करने लगेगी? एक्चुअल हमने थोड़ा सा कम फोर्स अप्लाइड किया तो बॉडी जो है मूव नहीं कर रही। करेक्ट है? बॉडी जो है मूव नहीं कर रही। मान लीजिए मैंने 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड किया तो बॉडी मूव नहीं कर रही है, और ये काफ़ी हैवी बॉडी है, काफ़ी ज़्यादा हैवी बॉडी है, 1 न्यूटन पर मूव नहीं कर रही है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? अगर मान लीजिए आपने किसी बॉडी में 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड किया है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में 3 न्यूटन का फोर्स है, तो बॉडी इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन के फोर्स से मूव कर जाएगी। करेक्ट है? आपने इसमें 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड किया, बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो इसका मतलब हो ना हो एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, और इसको हम लोग यहाँ पर फ्रिक्शन बोलेंगे। इसको यहाँ पर हम लोग फ्रिक्शन बोलेंगे। तो फ्रिक्शन की कुछ पिक्चर क्लियर हुई आपको कि आपने 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड किया और बॉडी नहीं मूव हुई, तो ये फ्रिक्शन तो होगा, लेकिन कैसा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, एफएस। ये आपका कैपिटल एफ फोर्स अप्लाइड करने पर बॉडी मूव नहीं हो रही है, बॉडी रेस्ट पर है, तो ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रहा है, बॉडी मोशन में नहीं आया है। तो मैंने क्या करा कि थोड़ा सा फोर्स इसमें और इंक्रीज कर दिया, थोड़ा सा फोर्स मैंने और बढ़ा दिया भाई, चलो अब मोशन में आ जाए। 2 न्यूटन कर दिया, 3 न्यूटन कर दिया, 4, 5, 6, 7, 8, मैं फोर्स बढ़ाते ही चला जा रहा हूँ, लेकिन बॉडी तो मूव नहीं कर रहा। फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, बॉडी मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब हो ना हो कोई अपोजिट फोर्स लग रहा है, और जो वो अपोजिट फोर्स है वो फ्रिक्शन है। वो कैसा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही है। और एक ऐसी सिचुएशन आई जहां पर बॉडी जस्ट मूव करने जा रही है, तो एफएस जो होता है, इसमें बहुत से लोग ऐसा भी बोलते हैं कि डाउनवर्ड एक्शन पर mg और अपोजिट आपका रिएक्शन फोर्स आर जाएगा। करेक्ट है?
तो यहाँ पर जो एफ एस है वो आपका म्यू एस आर होता है। एफ एस जो है वो म्यू एस आर होता है। एफ एस क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। एफ एस क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और आर क्या है? नॉर्मल या फिर रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल क्या? नॉर्मल या फिर रिएक्शन फोर्स है। करेक्ट है। तो इस तरह से आपने स्टैटिक फ्रिक्शन को यहाँ पर पढ़ा हुआ है। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर आपका लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन जहां पर बॉडी जस्ट स्लाइड करने वाली है, तो म्यू एस आर जो है, म्यू एस आर आपका यहां पर फ्रिक्शन आ रहा है। म्यू एस आर जो है आपका फ्रिक्शन आ रहा है। तो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की बात आती है। यहां पर हम लोग लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। तो ये लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन क्या आता है? लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन का मीनिंग जस्ट जब बॉडी मूव करने वाली थी, जस्ट जब बॉडी मूव करने वाली थी, तो उस सिचुएशन पर जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है वही आपका लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है आपका? लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन जो स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो मैक्स हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन अगर मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन हो रहा है वही आपका लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि यहां पर हमने 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, बॉडी नहीं मूव किया, 2 न्यूटन बॉडी नहीं मूव किया, 3 न्यूटन, तो 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जस्ट रिवर्स में भी अपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। लेकिन उस जब बॉडी जस्ट स्लाइड करने वाला है उस सिचुएशन पर जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है वही आपका लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो बॉडी मोशन में आ जाएगी। और जैसे ही बॉडी मोशन में आती है, जैसे ही कोई बॉडी मोशन में आ गई, मूव कर रही है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब अब जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा और उसकी वैल्यू म्यू के आर होगा, और उसका वैल्यू म्यू के आर होगा। करेक्ट है। तो ये आपको बात समझना है कि काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, जब आप फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं बॉडी मोशन में नहीं आ रहा है, तो उस सिचुएशन में अपोजिट डायरेक्शन में होना कुछ फोर्स लग रहा है, तभी तो बॉडी मोशन में नहीं आ रहा है, क्योंकि फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके बाद भी बॉडी मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जो कि आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है। और जैसे जैसे आप फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का भी वैल्यू बढ़ता जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन जब मैक्सिमम हो जाएगा तो उसको लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन बोल देंगे। लेकिन बॉडी अगर मूव कर जाएगी, बॉडी जब मोशन में आ चुकी है, तो उस सिचुएशन में आपका अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा वो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन हो रहा है। एक बात आती है
कि लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में जब बॉडी मूव नहीं कर रही थी तो मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट हुआ यानी लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन देखा जाए वो ज़्यादा होगा कि आपका जब बॉडी मोशन में आ गई है तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आंसर ये है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो ग्रेटर होता है कंपेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन के। इसका ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें, इसके ग्राफ को अगर हम लोग बनाना चाहें तो देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसके ग्राफ को हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। करेक्ट है, इसके ग्राफ में हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बताया कि ये आपका अप्लाइड फोर्स है और यहाँ पर आपका जो है फ्रिक्शन। तो आपने स्टार्टिंग में 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन का आया। आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन का आया। तो इस तरह से जो ग्राफ बन रहा था स्टार्टिंग में जब स्टैटिक फ्रिक्शन था, करेक्ट है, और यहाँ पर जो है मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचकर ये जो था, जब मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचे तो इस यहाँ पर जो फ्रिक्शन था वो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन था, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम हो गया था। इस पॉइंट पर स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम हो गया था और इसके बाद बॉडी मोशन में आ गई थी। तो उस समय जो है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन जो था वो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन से कम हो जाएगा और उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट वाली कहानी क्या हो गई? कांस्टेंट वाली कहानी ये हो गई कि एक बार बॉडी जब मोशन में आ गई है तो उसके बाद फिर फोर्स चाहे आप जितना बढ़ाते चले जाएं, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। आप फोर्स चाहे जितना भी बढ़ाते चले जाइए या कम करते चले जाइए, बॉडी अगर मोशन में आ चुकी है तो काइनेटिक फ्रिक्शन में फिर कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन में कोई भी चेंजमेंट नहीं आ रहा है। तो ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक स्टैटिक फ्रिक्शन है और ये जो है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है। समझ में आई बात आपको? ये जो आपका है वो काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए रिप्रेजेंट होगा और इधर जो ये आपका है ये स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। आप जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे थे वैसे वैसे जो है आपका फ्रिक्शन भी बढ़ता जा रहा था। एक समय ऐसा आया कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, उसके जस्ट बाद आपने जैसे ही फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी मोशन में आ गई और उस सिचुएशन पर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, करेक्ट है। आपने देखा इस सिचुएशन पर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया जो कि कांस्टेंट आ रहा है, जो कि कांस्टेंट आ रहा है। तो यहां पर हम लोगों ने फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन और आपका काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है। अब बात आती है एंगल ऑफ रिपोज का। इसके लिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि कोई भी बॉडी है, ये इंक्लाइन प्लेन थीटा है, डाउनवर्ड एक्शन पे mg जाएगा, करेक्ट है। ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है। अच्छा हाँ, एक चीज़ ये भी है, डाउनवर्ड एक्शन पे mg जाएगा और सरफेस के परपेंडिकुलर रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स r रहेगा। इसको यहाँ पर हम लोग बैक साइड में पीछे बढ़ाते हैं और प्लेन के अलॉन्ग कर देते हैं। तो mg को
दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। एक तो आपका प्लेन के अलॉन्ग कंपोनेंट है और रिएक्शन फोर्स नॉर्मल के जस्ट अपोजिट है। तो थीटा 90 90 माइनस थीटा और अगेन 90 हो रही है, तो इसलिए ये फिर से थीटा आ जाएगा। थीटा के साथ mg cos थीटा, थीटा के बिना साथ mg sin थीटा। करेक्ट है? कोई प्रॉब्लम? तो आपको ये डायग्राम आना चाहिए। इसके बाद अब हम लोग जो है स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। ये आपको डायग्राम नॉर्मल मालूम होना चाहिए। कोई बॉडी अगर इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है डाउनवर्ड एक्शन पे mg और सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर नॉर्मल या रिएक्शन फोर्स, mg को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया, प्लेन के अलोंग और प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के अलोंग और प्लेन के परपेंडिकुलर। तो एंगल के साथ वाला mg cos थीटा, एंगल के बिना साथ वाला mg sin थीटा। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि आपका ये एंगल थीटा है, ये बॉडी है, यहां पर बॉडी ये रखा हुआ है और हमने क्या करा, इस प्लेन को धीरे 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 उसको उठाते जा रहे हैं, एंगल को इंक्रीज करते जा रहे हैं। करेक्ट है? तो हमने एंगल जिस प्लेन को ऐसे इंक्रीज करा के अल्फा कर लिया कि यहां पर जो बॉडी है अब जस्ट स्लाइड करने वाली है, कि आपने अगर हल्का सा भी एंगल इंक्रीज कर दिया तो बॉडी स्लाइड कर जाएगा। तो बॉडी आपका स्लाइड मतलब बॉडी जो है यहां पर डाउनवर्ड एक्शन पर इधर की साइड में आ जाएगा, बिल्कुल स्लाइड करने वाला है बॉडी। अगर आपने अब एंगल बढ़ा दिया, क्योंकि आप धीरे धीरे एंगल बढ़ाते जा रहे थे तो बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बॉडी अपना ठीक है भाई रुका हुआ था, लेकिन अब अगर आपने एंगल बढ़ा दिया तो बॉडी मोशन में आ जाएगा। एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं जिस सिचुएशन पर बॉडी स्लाइड करने वाला है एंगल ऑफ रिपोज, कि अब बॉडी जो है स्लाइड करने वाला है। एंगल ऑफ रिपोज करेक्ट है, कि अब बॉडी जो है स्लाइड करने वाला है। तो अब हम लोग इस सिचुएशन पर देखते हैं कि डाउनवर्ड एक्शन पे, ये तो एंगल अल्फा है, डाउनवर्ड एक्शन पे mg जस्ट अपोजिट r, इस mg को दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, एक हमने सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये अल्फा है, mg cos अल्फा एंगल के साथ, प्लेन के अलोंग mg sin अल्फा। करेक्ट है? और बॉडी जब जस्ट स्लाइड करने वाला है तो यहां पर जस्ट आपका कौन सा फ्रिक्शन अप्लाइड होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, और जस्ट स्लाइड करने वाला है इसलिए लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे इसको? लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस आर, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस आर हो जाएगा। करेक्ट है? तो इक्वेशन देख लेते हैं, R इक्वल टू mg cos थीटा अल्फा। अच्छा एंगल अल्फा है तो इसको अल्फा बनाना होगा, एंगल अल्फा है तो अल्फा बनाना होगा। तो R इक्वल टू mg cos अल्फा, और यहाँ पर mg sin अल्फा इक्वल टू mg sin अल्फा fs, यानी म्यू एस आर के इक्वल हो जाएगा, और mg cos अल्फा आर के इक्वल हो जाएगा, mg cos अल्फा आर के इक्वल हो जाएगा। इसको ऐसे देख लो भाई, ये बॉडी है, डाउनवर्ड एक्शन पे mg है, अगर ये नॉर्मल प्लेन होता ये mg होता, जस्ट अपोजिट रिएक्शन फोर्स r होता, इधर आप फोर्स अप्लाइड F करते और इधर यहाँ पर आपका फ्रिक्शन
एफ एस जनरेट हो जाता। और बॉडी अगर रेस्ट पर है, बॉडी किस पर है, रेस्ट पर है, तो आप क्या इक्वेशन बनाएंगे, एफ इक्वल टू एफ एस और आर इक्वल टू एम जी। यही तो आप दो इक्वेशन क्रिएट करेंगे। इसी तरीके से एम जी कॉस एल्फा इक्वल टू यहां पर आर हो जाएगा। ठीक है, हमने भी दो इक्वेशन बना लिया। कौन सी दो इक्वेशन, आर इक्वल टू एम जी कॉस एल्फा, मतलब आर इक्वल टू एम जी कॉस एल्फा और एम जी साइन एल्फा इक्वल टू एफ एस। यही दो इक्वेशन हमने बनाई है। दोनों को डिवाइड करा दीजिए, तो आपको डिवाइड कराने पर क्या आ जाएगा, एम जी कैंसिल आउट, साइन अपॉन कॉस टेन अल्फा, इधर आर आर कैंसिल आउट, म्यू एस आ जाएगा। तो ये आपका एंगल ऑफ रिपोज के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने की कोशिश करी हैं और मुझे लग रहा है आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में भी आया होगा।